आ जाओ, आज अपन देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के आर्थिक सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक अपन देख रहे हैं। तो अभी तक अपन ने देख लिया जो प्रयोग थे वो देखे, और थोड़ा सा फिर खलीफा के साथ जो संबंध था वो। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन आर्थिक सुधार किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। अब आप देखो यहाँ पे तो आर्थिक सुधार सर 2 ही लाइन में लिखा हुआ है, जबकि इसका अपन खिलजी वंश के अंदर देखा था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसमें तो आर्थिक सुधारों के कितने सेगमेंट आए थे, बाजार सुधार अलग थे, भूमि सुधार अलग थे, भूरा सुधार अलग थे, कर सुधार अलग थे कि नहीं थे। तो आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी, साम्राज्य विस्तार एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड जो शासक का जो कंटेंट है वो अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्थिक सुधार, अब इधर जैसे अपन ने देखा क्या, माइक्रोवर्ड देख लो पहले तो क्या है कि उस्र, जकात, सूबा और रजिस्टर, ये है। अब जब आप रिवीजन करोगे तो इसी हिसाब से अपन को रिवीजन करना है, ठीक है। तो आर्थिक सुधार सबसे पहले अपन देखते हैं उस्र, सिंचाई कर 10%, है ना। ये आता है क्वेश्चन कि उस्र नामक क्या था कर, उस नामक कर कौन सा कर था, किस पे लिया जाता था, तो ये सिंचाई कर था, है ना। और कितना था, आय का 10% था, एवं जकात को छोड़कर उसने शेष सभी कर समाप्त कर दिए। जकात क्या था, आप याद करो, जजिया और जकात, है ना। जजिया हिंदुओं से वसूला जाता था और जकात मुस्लिमों से वसूला जाता था, ठीक है। धार्मिक कर ही था एक तरह से, ये जजिया हिंदुओं से और वो, और खराज और खुम्स अपने को पता ही है। तो खराज तो अपने को पता है कि हिंदुओं से वसूलना पूरा, जिसमें, और खुम्स लूट में जो हिस्सा था वो, और करी और चरी कर अपन ने पढ़ाई था अलग से। तो ये उर्स नामक कर, तो देखो ये फंडामेंटल टैक्सेशन का हिस्सा नहीं था दिल्ली सल्तनत की, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था ये, ठीक है। ना उससे पहले था और ना उसके बाद था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय लगा ये कर, उर्स, है ना। ये वो उर्स नहीं है, ये पर्व है, ठीक है। और ये उस्र है, सिंचाई कर 10%, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया। अब अपन देखते हैं कि लगाया क्यों, ठीक है। तो अपन ने देखा ये सिंचाई से है ना। सिंचाई मतलब कृषि, इरिगेशन टैक्स, है ना। तो सिंचाई के लिए आपको व्यवस्था कर रहे हो। तो अपन ने देखा था जलालुद्दीन खिलजी, जो गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से पहले, उसने नहरों का निर्माण किया था कि नहीं किया था, फिर पॉपुलर हो गई इसके समय। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो अपन को पता है कि जो 5वां और आखिरी सुधार था वो कौन सा था, दोआब में कर वृद्धि, इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन, टैक्स रेट इन दोआब, जो पहले 33% थी वो बढ़ा के 50% कर दी थी। फिर वो फेल हो गया, खुद स्वर्गद्वारी चला गया, ठीक है ना। फिर उसने कुछ रिफॉर्म्स किए थे एग्रीकल्चर में, जिसमें अपन ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो एक डिपार्टमेंट देखा था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान अमीर को ही बनाया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फिर कुएं आया था कि नहीं आया था, ऐसे। तो अभी ये पूरा डिपार्टमेंट ने काम किया, किसानों को एग्रीकल्चर में फैसिलिटेशन दिया, सारा काम किया, कुएं वगैरह खुदवाए। तो कुएं सिंचाई के लिए तो थे, तो वो सब जो लागत आई तो उसको वसूलने के लिए ही अलग से एक टैक्स मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया। ये अपने को समझना, भाई टैक्सेशन तभी तो लगाओगे, पहले आपको सुविधा दो, फिर सुविधा से अगर जनता को हित हो रहा है, जनता की आय में वृद्धि हो रही है, तो आपको कर वसूलने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। तो ऐसे अपन को ये ध्यान में रखना, ऊर्ज सिंचाई का 10%, समझ गए। तो ये हो गया। इसमें लिख लो आप दीवान अमीर कोई, दीवान अमीर कोई और अपने दीवान अमीर कोई और अपने वो सिंचाई के लिए जो व्यवस्था थी वो, और जकात। तो जजिया खत्म कर दिया। तो जजिया किसने खत्म किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने खत्म किया, अभी टेम्परेरी रूप से। बाकी तो अपन जजिया की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, आएगा ऊपर नीचे सारा। शेष सभी कर समाप्त कर दिए। सर्वप्रथम सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया, सूबों की आय व्यय, ठीक है। बाकी जैसे जो अपन देखेंगे पूरे साम्राज्य की सबसे पहले जिसको अपन कहते हैं ना राष्ट्रीय आय, जिसको आज अपन नेशनल इनकम बोलते हैं, वो तो फिरोज तुगलक के समय की बात है। लेकिन इसने भी कोशिश करी, सूबों को मतलब जो प्रांत थे, जो इक्ताज थे उनको। ये सूबा वर्ड वैसे आएगा शेरशाह सूरी से आगे, है ना। मतलब यहाँ प्रांत लिख लो, इक्ता लिख लो, दोनों चीज़ एक ही हैं। प्रांत दिल्ली सल्तनतकालीन प्रांत अपन प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें आएगा, इक्ता पढ़ लो ऐसे, ठीक है ना। यूं है, समझ रहे हो चीज़ को। शेष सभी कर समाप्त कर दिए। तो आर्थिक के अंदर ये मेन उर्स याद रखना है, क्या था, सिंचाई कर था।
तो अलाउद्दीन सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के अपन दो चीज़ देख सकते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से। एक तो टैक्स हो गया उर्स, वो चलाया किस कारण से, क्योंकि डिपार्टमेंट बनाया आपने दीवाने अमीर को ही, ठीक है। और दीवाने मुस्तराज अलाउद्दीन खिलजी का था, भू राजस्व। समझ गए? ये अपन को आर्थिक के अंदर पढ़ना है, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या ये सब चीज़ें जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें बीच में कहीं कहीं पे लिखी हुई हैं, है कि नहीं। तो एनसीईआरटी के अंदर जैसे मैटर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, तो उसको समझने के लिए पहले अपन ने खोल खोल के जब तक चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं पढ़ सकते एनसीईआरटी, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट पढ़ के देखो, एक बार ये पढ़ने के बाद देखो तो आपको दिन रात का फर्क नजर आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चालू करो चैप्टर 7 को पढ़ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं साम्राज्य विस्तार, मोहम्मद बिन तुगलक का। अपन देखो साम्राज्य विस्तार होता क्या है कि अपन जीत कर मिलाएं, वो साम्राज्य विस्तार है। तो वो तो अपन ने जलालुद्दीन खिलजी के समय देख ही लिया कि उस समय दक्षिण के गवर्नर और मदुरा मावर तक गए, ठीक है ना, कल अपन ने देखा ही था। फिर कौन सी इंपॉर्टेंट, और जैसे खुरासान कराची ले, वो सब क्या विजय ही नहीं है, वो तो प्रयोग थे, वो तो कई सारे तो असफल ही हो गए तत्कालीन संदर्भ में अपन देखें। तो साम्राज्य विस्तार में नहीं गिनेंगे उनको। साम्राज्य विस्तार में अपन क्या गिनेंगे, दो हैं, एक तो नागरकोट और एक कोडन, ठीक है। नागरकोट, ठीक, नगरकोट की विजय। इस नगरकोट में लिख लो, आपको ध्यान है अपन ने कांगड़ा कुल्लू अभियान, कराचल अभियान देखा था। फिर कराचल की मैंने लोकेशन बताई थी, कांगड़ा, इधर गुरुकुल कांगड़ा और ऊपर अपने कुल्लू था। तो ये जो कांगड़ा है ना, ये नागरकोट की विजय है, कांगड़ा, इसमें लिख लो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। हाँ ये नगरकोट ही तो बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। और कोडन भी वही एरिया है, सेम, ठीक है। नगरकोट की विजय तथा कोडन की विजय मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन विजय मानी जाती है, ठीक है। फिर नगरकोट पर आक्रमण के अवसर पर उसने ज्वालामुखी के देवी के मंदिर को नष्ट नहीं किया, ठीक है। तो आप देख रहे हो मंदिर को नष्ट नहीं किया। तो अपन देखते हैं कि भाई इस्लामिक स्टेट के समय भाई मंदिरों को भूत परस्ती मानते हुए नष्ट किया जाता था, यहाँ नहीं किया। फिर अभी अपन देखते हैं कि जक़ात को छोड़कर शेष सभी कर समाप्त कर, जजियों से वसूला, हिंदुओं से वसूला जाने वाला जजिया कर भी इसे समाप्त कर दिया, मंदिर भी नहीं तोड़ा, और हिंदू फेस्टिवल्स में भी रुचि लेता था। तो इसका कंपेरेटिवली यूँ कहते हैं कि ये हिंदू रिलीजन के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है ना। ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा सुल्तान है जो हिंदू त्योहारों के अंदर रुचि लेता था, आगे आएगा वैसे अभी, तो वही मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपन देख रहे हैं कि हिंदू टिंच वाला जैसे जो हिस्सा हो, तो देखो उस समय ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये तो अंग्रेजों की देन है, डिवाइड एंड रूल। उस समय तो बस ये था कि प्रजा अपने सुखी रहनी चाहिए, ऐसा काम करो कि जिससे एक आपके संकीर्ण सोच का पता नहीं लगना चाहिए, है ना। ऐसा लगना चाहिए कि शासक बहुत ही बड़ी सोच का व्यक्ति है, सबको साथ लेके चलो। आज देखते हैं मैं सबका साथ सबका विकास, ये वो चीज़ थी। तो कोडन की विजय मोहम्मद तुगलक की नवीन विजय बताई थी। और नगरकोट यही अपने क्या कांगड़ा के अवसर पर ज्वालामुखी देवी के मंदिर, ये आज भी बड़ा फेमस मंदिर है ऐसे, तो उसको नष्ट नहीं किया। हिंदुओं को उसने सम्मानित पदों पर नियुक्त किया। तो अभी अपन देख रहे हैं हिंदुओं का जजिया कर भी नहीं वसूला, मंदिर भी नहीं तोड़े, सम्मानित पदों पर भी अच्छे अच्छे पद। राजस्थान, केवल राजस्थान में उसे सफलता नहीं मिली, है ना। बाकी दक्षिण में देखो अपन मिली, बंगाल के अंदर मिली, राजस्थान में उसे सफलता नहीं मिली, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा एक बार राजस्थान के संदर्भ में और अपन जब चर्चा करेंगे तब बता दूंगा, जैसे खासतौर पर जैसलमेर से क्या संबंध है उस समय। फिर देखते हैं अपन दक्षिण भारत की विजय को पूर्ण करने का श्रेय उसी को ही है। तो ये देखो राजस्थान और दक्षिण में देखो आप कंट्रोवर्सी, राजस्थान के अंदर सफलता मिली नहीं और दक्षिण के अंदर दक्षिण की विजय को पूर्ण करने का श्रेय उसी को ही है। तो मैं आपको क्या चीज़, एक बार ये फिरोज तुगलक हो जाने दो, फिर मैं आपको एक सीरीज के अंदर दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों के मैप दिखाऊंगा, ऐसे यूँ एक साथ लगे हुए यूँ फ्लो में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा भी ऑलमोस्ट मिडिल के अंदर अपन देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का मैप। तो जैसे ये वो थोड़े मिनिएचर में लगे रहेंगे, तो अपन जब मोहम्मद बिन तुगलक का मैप ऐसे देखेंगे ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक के मैप में आप खुद ही नोट करोगे कि सबसे ज़्यादा जो रंग भरा हुआ है ऐसे एम्पायर के रूप में, वो मोहम्मद बिन तुगलक का भरा हुआ है ऐसे। अलाउद्दीन खिलजी का जैसे अपन उससे ऊपर पढ़ेंगे तो बस नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ही भरा रहेगा ऐसे रंग, पूरे इंडिया के अंदर जो क्रॉस लाइन हो रखी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप उसको एक नज़र के अंदर जब उस मैप को देखोगे ना, तो यू विल कम टू नो कि सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंट एम्पायर की एक्सटेंट थी, बाउंड्रीज थी एम्पायर की, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय थी। समझ रहे हो ना। तो ये मैप में आपको पता चलेगा।
तो राजस्थान में तो विजय मिली नहीं, लेकिन दक्षिण भारत की विजय को पूर्ण करने का श्रेय उसी को ही है। हाँ, छोड़ना कैसे? हाँ, मतलब इसमें जिसमें छोड़ा ना, इधर देखो जैसलमेर वाले थोड़ा सा छोड़ दो इसको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन याद है सर राजस्थान में क्यों नहीं मिली, एक डाउट क्योंकि फोकस ही दक्षिण भारत में था। और आपको ध्यान है दक्षिण भारत जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने एक वर्ड लिखा था नासूर, ठीक है ना, वो उलझ के रह गया वहीं, फुर्सत ही नहीं मिली फिर ये। और राजस्थान को कंट्रोल में नहीं रख पाया, तो राजस्थान अपने जैसलमेर से सटा हुआ है मुल्तान, मतलब सिंध प्रांत, और सिंध में ही है मुल्तान। तो अभी अपन देखेंगे मृत्यु कैसे होगी। मुल्तान में विद्रोह हो गया था, उसको दबाने गया था सिंध थट्टा के अंदर, है ना, तो वो फेल हो गया, मतलब विद्रोह हो गया था तो वहाँ दबाने गया, तो वो विद्रोह को तो दबा नहीं पाया, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती सिंध ठट्ठा अभियान के अंदर। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपको सिंध के अंदर जाना है तो भाई मैंने आपको बताया था पंजाब से होकर गुजरना थोड़ा रिस्की है कंपेरेटिवली, मैदान से जाओ। मैदान से किधर से? आज जैसे अपन देखते हैं कि भाई इधर सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर होते हुए आप सिंध में चले जाओ तो मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ से उन्होंने रेड की, तो राजस्थान कंट्रोल में नहीं रहने का वो खामियाजा भुगतना पड़ा। और दक्षिण की विजय को पूर्ण जो किया वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, उसी की देन है। देखो दक्षिण में जाने वाला सबसे पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करी, लेकिन खुद नहीं गया, भेजा किसको कमांडर के रूप में? जोना खां, उल्लू खां या मोहम्मद बिन तुगलक को। और फिर इसने देख ही रखा था, फिर बाद में इसने मदुरा तक जीत के मिला ही लिया, मदुरा पांडे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं बंगाल, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत से क्या हो गया भाई? एक बार तो आपने जीत के मिला लिया, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया? पूरा आ जाता। फिर बंगाल तो वैसे भी इसको मिला ही था रियासत के अंदर, दिल्ली साम्राज्य के हिस्से के रूप में। जलालुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक अपन ने देखा ही था पहले, तो बुगरा खां का दमन करके आ रहा था जब वो हनूज दिल्ली दुरस्त निजामुद्दीन औलिया वाला एपिसोड बताया था मैंने। गयासुद्दीन तुगलक देखा था गगन अपन ने, उसमें हनूज दिल्ली दुरस्त आया था, हनूज दिल्ली दुरस्त HDD आया था, दिल्ली अभी दूर है। तो वो किसने बोला था? कौन से सूफी संत ने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने। किसके लिए बोला था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। तो वो कौन सी विजय करके आ रहा था? बंगाल किस शासक को हरा के आ रहा था? कौन था करण? कौन था किसना? बुगरा खां, बलबन का पुत्र। तो वहाँ बै लिखे हुए हर जगह, बै से बंगाल, बै से बुगरा खां, बै से बलबन, है ना, तो उसको याद रखो। तो बंगाल तो उसको दिल्ली सल्तनत के हिस्से के रूप में मिला ही था, तो ज़्यादा जतन करना पड़ा नहीं। लेकिन अपन ने देखा था जब इसके ऊपर विद्रोह पड़ रहे थे तो प्रांत के दूरस्थ हिस्सों के अंदर विद्रोह होने लगे। बंगाल में अपन ने देखा था विद्रोह, दक्षिण में विद्रोह देखा, मुल्तान में विद्रोह देखा। तो ये क्या हो गया? ये आज़ाद हो गया। आप किधर किधर जाओगे? आज़ाद हो गए। यहीं पे फिर अपन देखेंगे ये इलियास शाही वंश की यहाँ स्थापना होती है, शमसुद्दीन इलियास के नाम से स्वतंत्र शासक बने। और दक्षिण में अपन ने देखा था, दक्षिण में विद्रोह हुए इधर। फिर कौन से 3 साम्राज्यों का उदय हुआ? तीसरा कौन सा करण? तीसरा कौन सा साम्राज्य था दक्षिण में जिसका उदय हुआ? फिर क्या लिखूं? पी लिख दूं क्या? पांडे, मदुरई है कि नहीं है? ऐसे तो ये चीज है। हाँ, माबर, मदुरई, मदुरा, मतलब माबर का ही मॉडर्न नेम पर मदुरई देखते हैं, पांडे शासक। तो वो आज़ाद हो गए। इधर ये इलियास शाही आ गए, इधर सिंध के अंदर खुद की तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखो। तो क्या हुआ? बंगाल आज़ाद हो गया, मलिक हाजी इलियास सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक बनेगा। इलियास शाही वंश देखेंगे अपन वहाँ। इलियास, इलायची नहीं है, इलियास है, इलियास। अब ध्यान, दूरदर्शन में पहले एक बार प्रोग्राम आया था फ्यूजिटिव करके, तो शोएब इलियासी था वो, इंडिया मोस्ट वांटेड करके प्रोग्राम था। फिर मतलब काफ़ी पॉपुलर हुआ था कम समय में, मतलब उसको क्रिमिनल्स को दिखाते थे और फिर वो जैसे पब्लिक की मदद से उनको फिर पकड़ा जाता था। फिर हालांकि उनकी वाइफ ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया था, फिर वो खुद ही जो होस्ट थे वो अरेस्ट हो गए थे, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड करके। तो शोएब इलियासी, तो ये इलियास, ठीक है। ऐसे करके ये अपना ये इतना है इसके अंदर, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक इतिहास। तो ये कल्चरल वाला से पहले अपन के अंदर जो पॉलिटिकल जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको अपन ने पूरा किया। जैसे आज देखा अपन ने आर्थिक सुधार, उर्स,
उर्स नामक कर, और उसको छोड़ के बाकी सभी ज़कात को छोड़ के, उर्स और ज़कात को छोड़ के बाकी सभी कर समाप्त कर दिए। दूसरा, सूबों के आय व्यय के लिए रजिस्टर बनाया। साम्राज्य विस्तार में नागरकोट और कोडन की विजय है। ज्वालामुखी मंदिर उन्नत नहीं किया, हिंदुओं को सम्मानित पद पर रखा। देखो माइक्रो से पढ़ो, राजस्थान में सफलता नहीं मिली, दक्षिण को पूर्ण किया, बंगाल स्वतंत्र हो गया, इलियासाई वंश संशोधन इलियासाई ने डाला। समझ रहे, तो रिवीजन भी करो तो इसी से ही। और फिर उसके ऊपर ने प्रशासनिक सुधार देखे तो पदच्युत कर दिया जिन्होंने विद्रोह किया, अन्य जातियों को मिलाया, जैसे ईरानी, तुरानी, अफगानी योग्यता के आधार पर दिए। शिहाबुद्दीन अपन ने देखा दीवान ने मुस्कुराज, मोइनुद्दीन गुजरात का गवर्नर और किरमानी को सेना का प्रमुख नियुक्त किया। ये प्रशासनिक पद चीज़ देखी अपन ने। इससे पहले अपन ने खलीफाओं के साथ संबंध देखे कि पत्र मिस्र का अब्बासी खलीफा से रखा, सिक्कों पर नाम, खुतबा और कलमा पढ़वाया, स्वयं को छाया बोला, समर्थन किया, उलेमाओं की नहीं मानी, है ना, केवल खलीफा की मानी क्योंकि उलेमा स्वार्थपूर्ण निर्णय करवाते थे। ठीक है, इससे पहले फिर ये अपने एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, मतलब प्रमुख विद्रोह। ठीक है, तो खलीफा देखा, प्रशासनिक सुधार देखे, आर्थिक देखा और साम्राज्य विस्तार देखा, ये सारा राजनीति के अंदर था। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सांस्कृतिक विकास मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एक बार इस राजनीतिक वाला जो अपन ने देखा इसकी एक बार रेटिंग लगा लो छोटी सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक विकास। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक कालीन सांस्कृतिक विकास। तो थोड़ा सा आपको, जब अलाउद्दीन खिलजी अपन पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने देखा था अलाई दरवाज़ा, देखा था कि अलाउद्दीन पहला वैज्ञानिक मेहराब अलाई दरवाज़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी अपने कुतुब मीनार या कूतुल इस्लाम जो मस्जिद थी उसका प्रवेश द्वार जो जाना जाता अपनी मेहराब के लिए, फोटो भी दिखाई थी। अब यहाँ सांस्कृतिक विकास में अपन क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले जिन या राजशेखर। जैन परंपराओं के अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया था। ठीक है ना, मतलब उससे उसके दोस्ताना संबंध थे। ये क्वेश्चन आता है जिन प्रभु सूरी वाला बहुत, जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी, ठीक है ना, जिन प्रभु सूरी, ये जिन जैन, ठीक है। और राजशेखर, ये राजशेखर अपन देखते हैं कि एक जब अपन पढ़ते हैं गुजर प्रतिहार कालीन उस समय भी नाम आता है, वो ये नहीं है, दोनों लेखक अलग है। साल के अंदर ही 300 करीब 250-300 साल का फर्क है, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जिन प्रभु सूरी और राजशेखर। दूसरा अपन देखते हैं कि निज़ामुद्दीन चिराग दिल्ली, ठीक है, उनसे उनके विरोधियों में से एक था। क्या है, शेख निज़ामुद्दीन चिराग दिल्ली, ठीक है, सुल्तान के विरोधियों में एक था। ये निज़ामुद्दीन जैसे जो है अपन को यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक वाले अपन ने पढ़े, वो उनसे अलग है। निज़ामुद्दीन चिराग दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में एक था। तो अपन ने क्या देखा, देखो जैन संत थे उनसे बनती थी, लेकिन जो सूफी संत थे इस्लामिक कल्चर को फैलाने वाले, वो कंपेटिवली विरोध में रहते थे। तो बस सबसे बड़ा कारण ही इसका ये था कि जैसे एक तो एक्सपेरिमेंट्स अपन देख लो, मुस्लिम जनता परेशान हुई जा रही है, दूसरा हिंदुओं के प्रति जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था उसके कारण से। होली, सुल्तान हिंदुओं के होली और अन्य त्योहारों में हिस्सा लेता था। ये क्वेश्चन है, वो कौन सा दिल्ली शासक है जो हिंदू त्योहारों के अंदर रुचि लेता था, तो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये इसामी ने बोला है। अब आप इसामी है ना, फुतूह सलातीन इसने किताब लिखी है, ठीक है, बोलेगा तो किसी किताब में तो लिखेगा उस समय, फुतूह सलातीन लिख लो, फुतूह उस सलातीन इसामी। अब ये इसामी जो है ये वही है जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या खूनी और पिपासू बोला था। ठीक है, बदायूं का जो कथन है वो उसने बोला था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फुतूह उस सलातीन, ये फुतूह उस सलातीन, ये किताब है इसामी की। खूनी पिपासू बोला, दिल्ली सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं को त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसामी ने बोला है ना। ये शासकों के बारे में जैसे जो कथन वगैरह ना याद होने चाहिए। भरनी का याद है, वो अलाउद्दीन खिलजी खुद व मुकद्दम, जीन जरों से सजे हुए घोड़े, पान की गिलेरियाँ, ठीक है ना, पत्नी या मुसलमान घर काम, वो सारा। खूनी पिपासू इसामी और हिंदू त्योहार इसामी, ठीक है ना। तो अपन बोलते हैं ना कि यार इस बार होली में उतना मज़ा नहीं आया, क्यों यार ठंड ज़्यादा थी तो पानी से खेलने का मन नहीं हुआ। तो इस बार होली में, तो इससे कि इस बार होली में मज़ा नहीं आया, तो इससे कौन हो गया, इसामी। खत्म हो गया अपना काम। तो अब होली से मतलब इस होली में मज़ा नहीं आया, ठंड ज़्यादा थी, जब तो पानी से खेलेंगे तो मज़ा नहीं आता, तो इस होली में मज़ा नहीं आया था, या इस होली में बहुत मज़ा आया था, बी पॉजिटिव है कि नहीं। ऐसे
समझ गए यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन, ईरान, इराक, ख्वारिज्म। अब देख लो, ईरान आ गया, इराक, ईरान अपने पढ़ा था, ईरान अपने क्या नाम से पढ़ा था, कौन सा अभियान था वो, प्रांत था खुरासान। ईरान का तो खुरासान था ना, नए मैंने बताए थे, नए अबू सैद को हटाना चाहते थे, मिस्र 4 में थे। और ख्वारिज्म अपन ने पढ़ा था, तो ख्वारिज्म मंगोल था, मैं से ख्वारिज्म और मैं से मंगोल, तरमाशरीम, फिर तैमूर, ट्रांसओक्सियाना रिवर, ऑक्सस पढ़ी थी अपन ने, ऑक्सस रिवर मतलब आमू दरिया, सिर दरिया, अरल सागर, खुरासान और ख्वारिज्म, ट्रांसओक्सियाना, सर मंगोल। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तानों कर देना, मैं वह प्रथम सुल्तान था जो ख्वारिज्मवादी के साथ राजदूतों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ी और विदेशों से आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि हुई। ये सबसे यूनिक फीचर है मोहम्मद बिन तुगलक की, राजदूतों का आदान प्रदान। इब्न बतूता अपन देखेंगे 1333 के समय इसने विजिट किया, तो उसको भी फिर राजदूत के रूप में चीन भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है ना, तो देखो ये राजदूतों से के द्वारा दूसरे देशों से मदद ली, बात करी, है ना। इसमें आप मिस्र और जोड़ लो, है कि नहीं। तो मिस्र वैसे भी दोस्ताना संबंध थे। अपन ने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब अपन खलीफा पढ़ रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक के खलीफा के साथ संबंध, तो उसने कहाँ के खलीफा से मदद मतलब से रिकॉग्निशन ली थी, पढ़ो उसमें वो क्या था, पढ़ो और क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के खलीफा के साथ संबंध देखो, पहली लाइन क्या है, मिस्र के अब्बासी खलीफा से, तो मिस्र से दोस्ताना संबंध थे। और जब खुरासान अभियान करना था तो 3 में थे, एक मित्र का था चौथा, तो 3 में एक थे मोहम्मद बिन तुगलक, 1 में था मंगोल ख्वारिज्म और 1 में था मिस्र। तो मिस्री ऐसे, तो खलीफा से, वहाँ के खलीफा से रिकॉग्निशन ली, खुरासान को हटाने के लिए वहाँ से अपन ने जाना, और इसलिए मैंने यहाँ पे मिस्र लिखा है। ठीक है ना, आदान प्रदान हुआ। तो अब देखो, आपको जैसे करना है मिस्री शासक से बात करनी, तो ऐसा थोड़ी कि अपन खुद ही जैसे उठ के चल जाएंगे, तो वहाँ अपने अपने प्रतिनिधि रखो, जिनको आज भी रहते हैं राजदूत, है कि नहीं है। तो ये चाणक्य नीति थी दोस्तों के समय, आज भी जैसे अपने चाणक्यपुरी वाला एरिया जहाँ सभी एम्बेसीज के ऑफिस और राजदूतों के घर हैं, तो चाणक्यपुरी इसी नाम से चाणक्य नीति, राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है ना, तो विदेशों से संपर्क हुआ राजदूतों के रूप में। ये किस सुल्तान की खास बात है, मोहम्मद बिन तुगलक की। इससे पहले और इससे बाद में कोई सुल्तान ऐसा नहीं था जो अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसने स्थापित किए हों, क्योंकि इसकी दूरदर्शी अपन बोलते विद्वान शासक, तो ये वही विरोधाभासों का गुण है, तो वही था, विरोधाभासों का गुण था। ठीक है, सोच बहुत अच्छी थी, आगे तक गया, निकला, करा, लेकिन फिर कोई सेंस नहीं निकला उस चीज़ का, दिल्ली सल्तनत को कोई इमीडिएट फायदा नहीं हुआ। इब्न बतूता, उसके शासनकाल में 1333 में अफ्रीकी यात्री, अफ्रीकी है ना, अफ्रीका के ऊपर लिख लो मोरक्को, मोरक्को का इब्न बतूता भारत आया और सुल्तान ने उसका स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी होता है, काजी में लिख लो धार्मिक गुरु, न्याय, या इसमें लिख लो धार्मिक न्यायालय से नियुक्त, न्यायालय, जैसे अपन जज बोलते हैं ना आज की तारीख में, ये वो थे काजी, न्यायालय, सब धर्म के आधार पर चलते थे न्यायालय। देखो उलेमा क्या थे, उलेमा वो कुरान पढ़ के आपको बताएंगे कि भाई क्या इस जो इसने काम किया उसकी सजा क्या है, फिर उस सजा को प्रोनाउंस कौन करेगा कि हाँ इनको ये सजा दी जाती है। भाई उलेमा तो बताएंगे कि हाँ भाई 3 कोड़े मारे जाएं, ये तो कुरान ने बोला। अब फिर वो सजा सुनाएगा कौन, वो सजा सुनाएगा काजी, जज। ऐसे उलेमा इंटरप्रेट करते थे और काजी फिर फाइनल निर्णय देते थे। व्याख्या तो उलेमा करेगा और फिर निर्णय देगा न्यायालय, काजी। सुल्तान ने उसका स्वागत किया और दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और फिर आगे अपन देखेंगे इसको राजदूत की हैसियत से, अगली लाइन पढ़ो, राजदूत की हैसियत से चीनी शासक कौन, तोगन तिमूर के दरबार में गया। ठीक है, और इब्न बतूता की किताब का नाम लिख लो रेहला, इब्न बतूता की जो किताब का नाम है वो रेहला। ठीक है, और अफ्रीकी यात्री था मोरक्को से। और कब आया भारत, किस साल में आया,
1333 में हैट्रिक लगाई हो, समझ लोगे कि 3 बार आया। तो 3 बार कैसे आया? सबसे पहले तो दिल्ली में आया, फिर दिल्ली का क्या नियुक्त कर दिया, दूसरी बार काजी नियुक्त हो गया, फिर तीसरी बार आया तो कहाँ भेज दिया अपन ने? चीन भेज दिया। 3 बार आया कि नहीं आया? एक बार तो खुद आया नॉर्मल यात्री की हैसियत से, फिर दूसरी हैसियत बन गई काजी, तीसरी हैसियत बन गई राजदूत, खत्म हो गए 3। तो 3 बना दिए कि नहीं बना दिए? यात्री हो गया मोरक्को का यात्री, अफ्रीकी यात्री, काजी हो गया साहब, काजू नहीं है, और तीसरा राजदूत हो गया। तो है कि नहीं? वो कौन सा विदेशी यात्री था जिसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन भेजा गया? तो कौन सा विदेशी यात्री हो गया? इब्न बतूता, रेला नामक किताब 1333। अब देखो मैं आपको बात बताऊं, 1333 में आया। जो अपन देवगिरी राजधानी परिवर्तन देखते हैं उसकी तारीख क्या है? जस्ट 2 साल बाद। बताए थे नहीं बताए थे मैंने? 27। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा देखते हैं उसकी तारीख क्या है? 30 है कि नहीं है? तो ये जब दिल्ली आया था तो इससे पहले ये 2 प्रयोग हो चुके थे, हो चुके नहीं तो हो चुके हैं, लेकिन इसने अपनी किताब रेला में कहीं भी इनका वर्णन नहीं किया है। तो अब हो सकता है कि नहीं किया ना, तो हो सकता है कि इनका बड़े पैमाने के ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा हो। इन जो प्रयोग किए थे मोहम्मद बिन तुगलक का, उनके बड़े पैमाने पे कोई विरोध नहीं हुआ हो या बड़े पैमाने पे कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा हो, इसलिए इब्न बतूता ने उसको लिखा नहीं अपनी किताब में। एक तो कारण ये हो सकता है ना, बोल बताया क्यों नहीं, क्यों अपनी किताब में वर्णन नहीं किया? तो सब वो उसका ज़्यादा कुप्रभाव नहीं पड़ा तो मैं क्या लिखता? एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसने देख लिया था कि लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, प्लेग फैल रहा है और करेंसी की छींची हो रही है, ढेर लगा हुआ है। वो जो अपने डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, कतार लग रही लंबी लंबी, साहब मेरे कांसे की जीतल के बदले 2 मुझे चांदी का टंका, मतलब कांसे के टंके के बदले जो चांदी का टंका जैसे आपने बात लाइन लग रही, देखा था अपने वो डिमोनेटाइजेशन में ATM पे लाइन लग रही है, देखा कि नहीं देखा? तो अब वो आपने वो देखा, लेकिन आप हो यात्री, तुम्हें शरण कौन देगा? आम जनता देगी या शरण? सुल्तान देगी, सरकार सल्तनत देगी। काजी कौन नियुक्त कर रहा है? चीन कौन भेज रहा है? दिल्ली तक तो तुम अपने खर्चे पे आए, यहाँ से आके तुमको खर्चा कौन देगी? सरकार देगी। तो फिर मैं क्यों लिखूँ सरकार के अगेंस्ट में? नहीं, कोई ATM पे लाइन नहीं रख रही थी साहब, सबको घर जाके नोट दिए गए थे, सबको घर जाके जो उनके जीतल था ना, कांसे का जो जीतल था उसके बदले घर जाके दिए थे टंके के, चांदी का टंका नहीं दी, कोई नहीं लगा लाइन में। और देवगिरी नहीं, कोई परेशान नहीं हुआ, सारे थे। बस परेशान हुआ कि नहीं हुआ मेरे को, मैं तो लिखूंगा ही नहीं किताब में साहब, आपने पहले मैं लिख दिया, आपने काट दिया, हटा दिया, आप नाराज मत हो, समझ रहे हो? तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इब्न बतूता की जो रेला है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करो। आलोचनात्मक यही है कि 2 प्रयोग हो गए थे, किसी की चर्चा नहीं करी, जबकि जो तत्कालीन समकालीन भारतीय इतिहासकार है जैसे इसामी, लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है ना? फिर उसको जैसे आप और पढ़ोगे तो आएगा कि इसामी ने जैसे लिखा कि सारी दिल्ली की जनता को शिफ्ट किया गया था और दिल्ली के अंदर एक कुत्ता भी नहीं बचा था और गलियां सुनसान हो गई थी बिल्कुल। इसामी ने लिखा कि खूनी और पिपासु जनता से बदला लेना चाहते थे क्योंकि वो गालियाँ लिखे पत्र फेंकती थी जनता उसके दरबार के अंदर, उसके कोर्ट में, और पूरी दिल्ली खाली कर दी कि दिल्ली की गलियों में कुत्ता भी नहीं बचा था भौंकने के लिए, सबको ले गया और परेशान किया सबको। तो इसामी तो यार ये लिख रहा है और इब्न बतूता ये लिख रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, भाई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ ही नहीं उस समय तक। तो ये बतूता हुआ हो लेकिन हमने देखा ही नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये ज़्यादातर हर फॉरेन हिस्टोरियन पे जैसे बनता है, जैसे अपन फाहियान देखते हैं, हिंसांग देखते हैं, हर्षवर्धन के समय आया तो उसके साथ लूट खसोट हुई, लेकिन उसने बिल्कुल बताया कि सब आराम से शांति कुशल राज्य है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिर इनके फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेनर्स जो है ना ऐसे ट्रेवलर्स, उनके फॉरेन अकाउंट्स पे ही क्रिटिकल एग्जामिनेशन वर्ड लगता है, तो उसको अपन कैसे उसका करना है खंडन, ये अपन ने देखा। बस जो भी थी वो लिखता तो सही ना, जो समझ जनता थी ये, तो फिर लिखने लगा तो उसको हो सकता है उसको लालच दे दिया हो कि काजी बन जाओ, राजदूत के रूप में वहाँ चल जाओ, क्या लिखा पढ़ाई लिखने करने के अंदर, चुपचाप मोरक्को जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? हाँ जाना चाहता हूँ, तो बस ये मिटा दो जो लिखा आपने, लो मिटा दिया सब खत्म, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया ना काम। अब ऐसे है, समझ गए ये चीज़? आलोचनात्मक परीक्षण करें तो अपन को क्या लिखना है।
ठीक है। अब तीसरी बात रही है मोरक्को। तो ये मोरक्को कहाँ है, देखो एक बार अफ्रीका का मैप निकालो। हाँ, पश्चिम उत्तर पश्चिम में देखो, और बिल्कुल जैसे जो अपने हैं यूरोप का कौन सा हिस्सा इसे जस्ट टच होता है, डायरेक्ट टच नहीं होता, बीच में पानी है थोड़ा सा, स्पेन। अब मोरक्को में लिख लो इब्न बतूता, तो याद रहेगा आपको। आज ये लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, वर्ल्ड फेमस है। ऐतिहासिक रूप से भी फेमस है। हाँ, हिस्टोरिकल टाउन है बिल्कुल। हाँ हाँ भाई, ये ऐसा है, ये उनमें से है जैसे जो सारा डेजर्ट पार करके आते थे, मिलो लंबा सफ़र, उसके बाद जैसे कहीं पर ठोर ठिकाना मिलता था तो ये मोरक्को आता था, इसलिए मिडिवल टाउन्स में जाना गया, ट्रेड रूट्स में रहा हुआ। अच्छा ठीक है। और मोरक्को के जस्ट ऊपर यूरोप का जो देश है वो कौन सा है, स्पेन, और इसके बीच में पानी है, पानी के बीच में स्ट्रेट लिखी हुई है जल संधि, वो कौन सी है, ये जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब पानी का वो टुकड़ा जो भूमि के दो टुकड़ों को अलग करता हो, स्ट्रेट पानी का टुकड़ा जो दो भूमियों को अलग करता है। तो उधर यूरोप रह गया, नीचे मोरक्को रह गया। ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि से अटलांटिक ओशियन से कौन से सागर में आते हैं, ये मेडिटेरियन, भूमध्य सागर में। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। मेडिटेरेनियन की स्पेलिंग भी पूछी जाती है इंग्लिश में काफ़ी, तो उसकी एक स्पेलिंग भी आप ध्यान रखो, MEDITEREAN, MEDITERANEAN, मेडिटेरेनियन बोलते हैं इसको, मेडिटेरेनियन, है ना। तो ये भूमध्य सागर, तो जिब्राल्टर संधि को बोलते हैं गेटवे ऑफ मेडिटेरियन सी। फिर मेडिटेरियन सी में घुसना है अपने को, भूमध्य सागर में तो घुसे जिब्राल्टर से, और फिर निकलोगे कहाँ से, जैसे स्वेज, अपने इजिप्ट के पास देखो स्वेज कैनाल बनी हुई है, स्वेज नहर, जो कि उसको फिर रेड सी में उतारती है। तो स्वेज कैनाल नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, जैसे खोद के बनाई हुई है। सनाइन प्रायद्वीप है ये, मिस्र का हिस्सा जिसमें पूरा येलो कलर भरा हुआ है, ऐसे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, 1869 में चालू हुई। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर क्या कहते हैं ना, ये मतलब एंट्रेंस गेट ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। जैसे यूरोप से कोई जहाज इंडिया आता है तो इधर जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर में आया, फिर स्वेज कैनाल से अपने रेड सी के अंदर आता है। फिर सोमालिया देख रहे हो आप, सोमालिया और अपने इधर यमन, इथोपिया, सॉरी, हाँ इथोपिया के नीचे देखो सोमालिया, हाँ हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इनको, इथोपिया और सोमालिया, और उधर है यमन। तो ये जल, यहाँ भी जल संधि, ये कौन सी है, इथोपिया और यमन के बीच में देखो ना, बाबेल मंडप, गल्फ ऑफ अडन, अदन की खाड़ी। तो यमन है ना, यमन और इथोपिया के बीच में वो सोमालिया, इथोपिया, सोमालिया, मोगादिशु राजधानी है सोमालिया की, और इथोपिया है ना। तो यमन के पास, इथोपिया और यमन के बीच में ना गल्फ ऑफ बाबेल मंडप जल संधि। तो ये अफ्रीका और एशिया के बीच में है बाबेल मंडप, ठीक है ना। और अफ्रीका और यूरोप के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि, अफ्रीका और एशिया के बीच में बाबेल मंडप। तो इस जल संधि से फिर निकल के अरब सागर के अंदर जहाज आ जाता है। और ये इथोपिया है, यहीं पे वो अपन जो सी पायरेट्स देखते हैं, समुद्री जल लुटेरे, ये यहीं पे हैं। ये सबसे बड़ा जो ठिकाना है वो यहीं इस बाबेल मंडप जल संधि के अंदर है। क्योंकि यहाँ क्या है, जैसे सक्रिय जगह, जहाज की स्पीड कंपेरेटिवली स्लो हो जाती है, तो बाबेल मंडप जल संधि से निकलते ही फिर ये सोमालिया के जो सी पायरेट्स हैं, ये लुटेरे आक्रमण करते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी पकड़ाया था, इंडियन भी थे उसके ऊपर। तो ये चर्चा में रहते हैं काफ़ी, समझ गए, ये चीज़ है। तो स्वेज नहर आ गई, बाबेल मतलब अब अपन ने क्या देख लिया, मोरक्को देख लिया, जिब्राल्टर जल संधि देख ली, भूमध्य सागर देख लिया, भूमध्य सागर के बाद पनामा नहर, सॉरी स्वेज नहर देख ली, तो लाल सागर देख लिया, बाबेल मंडप जल संधि देख ली, इथोपिया, सोमालिया और यमन की। यमन है इधर, ओमान नहीं है, ओमान की तरह देखो ऊपर है।
तो यमन के अंदर ये हूती विद्रोही, हूती HUTI हूती विद्रोही है ना यमन में, जो कि सऊदी अरब से भी गृह युद्ध चलता रहता है इनका एनी टाइम। हूती ये यमन में ही हूती विद्रोह, ओमान में नहीं, ओमान बिल्कुल मतलब मस्त देश है ओमान। यमन के अंदर हूती विद्रोही, मतलब ये जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है इसमें भी इजराइल के एंटी है। समझ गए ये चीज़? यमन में लिख लो हूती विद्रोही। जैसे अपन हिजबुल्ला देखते हैं ना, हिजबुल्ला जैसे अभी चल रहा है वो लेबनान के अंदर है, हमास फिलिस्तीन के अंदर है, और इजराइल के जैसे जो निकटवर्ती दुश्मन पड़ोसी हैं, तो हमास तो फिलिस्तीन, हिजबुल्ला ऊपर है लेबनान के अंदर, हूती इधर है अपने यमन में, और ईरान में अलग से है खुमैनी सरकार। समझ गई थी चीज? तो ये चीज इसमें थी। तो ये इब्न बतूता से सारी चीजें अपन ने ध्यान रखी हैं। रहेला 1333 मोरक्को। ओके, फिर आ जाओ। तेरह सौ 1333 में तो आप दिल्ली आए, कुछ नहीं बताया पहले का। फिर क्या है 1342 में क्या देखो, इब्न बतूता बरोबर राजदूत। इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तिमूर टोगन तिमूर के दरबार के अंदर गया। इस यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक क्या रेला में उल्लेख किया है। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 23 प्रांतों में, इक्ता जिसको अपन जैसे बोलते हैं, है ना, जबकि ये वास्तविकता ऐसे नहीं है, इतने प्रांत नहीं थे। ठीक है ना, अभी अपन देखेंगे 7-8 प्रांत मेन उस समय जैसे रहे हुए हैं। ठीक है, इक्ता प्रांतों को उस समय इक्ता बोलते थे, इक्ता ई का था। जैसे अभी अपन ने बताया ना, जैसे सूबों का आयव्यय का रजिस्टर तैयार किया, तो प्रांत के लिए वर्ड है। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। बस कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान नहीं था। जैसे अभी मैंने मैप बताया था, तो मैंने इंडिया के संदर्भ में बनाया था, तो उसमें देखो आप मैप में मैंने बनाया था तो कश्मीर नहीं था अंडर में, कश्मीर को छोड़कर सारा हिंदुस्तान उसके अंडर में था। तो सबसे बड़ा नक्शा इसी का बनता है। ओके, ये ध्यान रखनी है अपन को बात। ठीक है यहाँ तक? तो ये हो गया इब्न बतूता बरोबर राजदूत 1342 चीनी तोगन तिमूर रहेला नामक किताब लिखी। कश्मीर और बलूचिस्तान इससे बने था। और बलूचिस्तान का पाकिस्तान में 4 प्रांत बताए थे, NWFP पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत। तो ये बलूचिस्तान हुआ, भारत इसका समर्थन करता है बलूचिस्तान का, स्वतंत्र बलूचिस्तान का। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंध क्या है। 1351 ईस्वी। अब मोहम्मद बिन तुगलक का काल क्या था? 1325 से 1351, अंत निकट आ गया। 1351 में सिंध थट्टा, ये सिंध थट्टा के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। सिंध के अंदर थट्टा अपने पोर्ट सिटी, जैसे जो आज अपन देखते हैं ये अपने कराची, उसके पास थोड़ा सा कराची मुल्तान के बीच के अंदर सिंध थट्टा को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी, कौन? बदायूनी। ठीक है, मुगलकालीन इतिहासकार है अब्दुल कादिर बदायूनी, अकबर के समय मुगलकालीन इतिहासकार है, दिल्ली सल्तनत का नहीं है ये। ठीक है, बदायूनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को, और मतलब सुल्तान को तो उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई, सुल्तान को तो प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से, दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई। तो इसका मतलब मुक्ति मिली, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से क्या थे? दुखी थे, परेशान थे। तो ये बदायूं है, इसके पास में लिख लो दुखी। तो एक दह से तो क्या हो गया? दुखी। और ये दह कहाँ आ रहा है? ये बदायूनी में आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ कन्फ्यूजन होता है बरनी से, क्योंकि जियाउद्दीन बरनी तो समकालीन इतिहासकार है ना, और बरनी पढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, एक बार मेरे मुंह से भी बरनी स्लिप हो गया था। ये बरनी, तो ये बरनी नहीं है, ये कौन है? बदायूनी। यूं नहीं हिट होता कि भाई जैसे मुगलकालीन इतिहासकार है, मुंतखब बुल्तवारी किताब लिखी है ऐसे। तो बाद में आने वाले शासक भी पहले की हिस्ट्री पढ़ते हैं सारा, उन्होंने उर्वरता की रहेला वगैरह पढ़ी, सब इस्लामिक फुतूह सलातीन पढ़ी, और फिर वो आगे का वो निर्णय देते हैं हमने, मतलब आगे बढ़ाते हैं उस चीज़ को। तो ऐसे बदायूनी है, दुखी। दह से बदायूनी दह आ रहा है, और दह से दुखी, दोनों एक दूसरे से दुखी थे। ठीक है, और किस अभियान के अंदर मृत्यु हुई? कहाँ का अभियान था? सिंध थट्टा का। राजस्थान नहीं आपने कंट्रोल में रखा, तो अब आप देख लो, दक्षिण पूरा जीत के मिला, बिल्कुल सेफ रहते थे, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी।
निजी। नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन, सुल्तान की असफलता का, सुल्तान की असफलता का मुख्य कारण उसका क्या था, कौन सा व्यक्तित्व, निजी व्यक्तित्व। जैसे अपन ने अभी देखा जल्दबाजी के अंदर निर्णय लेना, हेस्ट है कि नहीं है, किसी तरह का डिस्कशन नहीं रखना, ठीक है। फिर जैसे हिंदुओं को, जैसे उसने हिंदू फेस्टिवल्स, मंदिरों को नहीं, टैक्स समाप्त कर दिया जजिया, तो वो जो उलेमा वर्ग था वो नाराज उससे हो गया। और सबसे बड़ा तो कारण था कि जो आपने एक साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्टिक नीति जो अपनाई, वो ही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनी, इंपीरियलिस्टिक नीति, है ना। क्योंकि जैसे दक्षिण को जीत के मिलाना आसान होता है, लेकिन उस जीत को कायम रखना इम्पॉसिबल होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि दूरी, टोपोग्राफिक है कि नहीं, वहाँ की टोपोग्राफी, भौगोलिक दूरी, वहाँ की जलवायु, फिर कितने लोगों का आप वहाँ ले जाओगे, सेना को ले जाओगे, तो याद कर लो वो एहसान खां जिसने एहसान याद दिला दिया था, सेना विद्रोहियों के साथ मिल गई, अमीरों के साथ मिल गई, और बाबर में अपन ने पढ़ाई था, तो वो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। आज भी जैसे जाओ तो देखकर ना वहाँ भाषा समझ में आती है, ना वहाँ का खान पान समझ में बैठता, ना जलवायु समझ में बैठती। घूमने भी जाओ तो फिर फटाफट ही लगता है कब जयपुर चलेंगे, कब जयपुर चलेंगे, कब जयपुर चलेंगे, याद आने लगती है घर की 2 दिन के अंदर ही। तो ये देख लो आज ये हाल है, तो वहाँ तो तुम तो जीते जा रहे हो धीरे 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 धीरे, तो विद्रोह आवाज भी है। फिर विजयनगर बहमनी कहते हैं सुल्तान के दक्षिण भारत से लौटते ही वहाँ फिर हरिहर और बुक्का, बुके नहीं है ये, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह फूट पड़ा। उन्होंने एक छोटा सा राज्य स्थापित कर जो धीरे धीरे फैलता गया। यह था कौन सा साम्राज्य है, विजयनगर एम्पायर, है ना। विजयनगर एम्पायर जैसे आप नोट सकते हो तो उसमें वीएनई लिखा हुआ है, तो वीएनई क्या है, कहीं पे भी हो तो आप देख लेना विजयनगर एम्पायर की बात है, जिसके दायरे में शीघ्र पूरा दक्षिण देश आ गया। आधुनिक कर्नाटका और जो पश्चिमी आंध्र प्रदेश है ना, हाँ बिल्कुल यहीं आएगा, कृष्ण विजयनगर, जिसके दायरे में पूरा दक्षिण आ गया। विजयनगर से उत्तर के क्षेत्र दक्कन में कुछ विदेशी अमीरों ने दौलताबाद के ही निकट एक छोटा सा राज्य कायम किया, जिससे फैलकर कौन सा साम्राज्य है, बहमनी, ये महाराष्ट्र के अंदर था, महाराष्ट्र, ठीक है ना। विजयनगर जो अपन आधुनिक कर्नाटका देखते हैं और थोड़ा सा वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, पूरा नहीं वेस्टर्न, उसमें था। अब देखो दौलताबाद के निकट, तो दौलताबाद कौन सा है, 1327 वाला एक्सपेरिमेंट याद है आपको, देवगिरी, तो देवगिरी ट्रांसफर से पहले उसका नाम कर दिया दौलताबाद, वहाँ अमीर जाके सब बसे। तो दौलताबाद के निकट ही क्या बहमनी साम्राज्य है, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे फिर वो मुस्लिम आर्ट एंड कल्चर का सारा क्या केंद्र बन गया दौलताबाद, तो फिर वहाँ बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो विजयनगर हिंदू साम्राज्य था ये, और बहमनी मुस्लिम साम्राज्य था, ये हिंदू था, शासक हुए कृष्णदेवराय, और ये मुस्लिम था, मतलब ये महाराष्ट्र लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, ये मुस्लिम कल्चर में था बहमनी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, हसन गंगू, तो बहमनी साम्राज्य हो गया। हरिहर बुक्का, कुछ ना था, हरिहर बुक्का ने कौन से साम्राज्य की स्थापना करी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, समझ गए, ऐसे है ये चीज। तो साम्राज्य के बाद पतन हुआ, क्या हुआ, तो ऐसे इसमें अपन को ध्यान रखना, पतन, विजयनगर एम्पायर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना, ये क्वेश्चन है बेसिक, ओके। यहाँ पे मौन तुगलक खत्म होगा, फिर नेक्स्ट अपने फिरोज तुगलक देखते हैं, ठीक। तो ये इसमें फिर बाद में अपने सांस्कृतिक के अंदर देखो क्या क्या देखा, कि अपन ने देखा कि जैन परंपराओं के साथ जिन प्रभुसरी और राजशेखर उसके साथ दोस्ताना संबंध थे। निजामुद्दीन चिरागी दिल्ली से विरोध था। होली हिंदू त्योहारों के अंदर रुचि लेता था। फिर चीन, मतलब राजदूत के रूप में चीन, ईरान, इराक और खारिज से और मिस्र से राजदूत, पहला शासक जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम किए, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कह दो, देखो पॉलिटिक्स तो क्या है, संकीर्ण शब्द होता है, और रिलेशन एक कंपेरेटिवली आईआर जिसको अपन बोलते हैं वो ब्रॉड टर्म होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिकल रिलेशन आते हैं, और जबकि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पॉलिटिकल के अलावा आपके कल्चरल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, वो सब उसके अंदर आईआर में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो ये सब फर्क है दोनों में। इब्न बतूता अपन ने देख लिया, 1333 मोरक्को, रहेला, फिर 333 यात्री, काजी, राजदूत, चीनी शासक टीटी कौन, तोगन तिमूर, आया था तोगन तिमूर, नाम लिखा था ना टीटी, ये तोगन तिमूर, टीटी लिखे ऐसे, मतलब शॉर्ट में लिख लिया करो तो उससे थोड़ा सा यूँ वो समझ में आएगा तोगन तिमूर, क्योंकि ये क्या है, ये आपको कंफ्यूज करेगा तरमाशरीम से। तरमाशरीम कौन था, वो ख्वारिज मंगोल शासक था तरमाशरीम में, और यह कौन है, ये तिमूर, तोगन तिमूर, तो वो तैमूर नहीं है, ये
ठीक है ना, वो अलग और ये अलग। खुरासान, टोगन तिमूर चीनी शासक, ठीक है ना, टीटी टोगन तिमूर। वैसे अपन ट्रेन में देखते हैं, है ना, तो ट्रेन में जो वो टिकट आधा टिकट लेने वाला आ गया, टिकट चेक करेगा, तो वो कौन होता है ना, टीटी। तो टीटी का क्या होगा फुल फॉर्म, टीटी बोलते हैं तो टीसी होता है, टीसी। और बताओ, तो टीटी बोलते हैं, फिर टीटी क्यों बोलते हैं, तो बोलते हैं टीटी आ गया, टीसी तो कभी बोला ही नहीं, टीटी बोलते हैं है, किसने टीटी बोलते हैं, तो टीटी नहीं होता, वो क्या होता करण, वो टीसी भी नहीं होता, वो टीटी होता है। तो टीटी क्या हो गया, फिर हम टीटी बोलते थे तो ये फिर टीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। अब वो तो सही है, लेकिन ट्रेन में आप क्या कर रहे हो, सफर, सब ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो मतलब वो जो जिस टिकट पे आप ट्रेवल करो ना, उसको एग्जामिन करता है, वो पहले टिकट है कि नहीं है तो पूरी है कि नहीं है, ऐसे ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। और वही जब स्टेशन पे कई बार बाहर खड़े रहते हैं और आपसे टिकट लेते रहते, लाओ टिकट दो, यात्रा करिए, जो वो तो वहाँ वो टिकट कलेक्टर बन जाता है। टिकट कलेक्ट करते हैं, ट्रेन में नहीं करते टिकट कलेक्ट, बाहर जब करते हैं, तो ट्रेन के अंदर तो एग्जाम ही नहीं करते, टिकट है कि नहीं आपके पास। तो TTE, तो अगली बार बोलो तो आप ध्यान रखना, TT नहीं आ गया तो बोलते TT बोलते हैं, तो ये साइलेंट है उसके अंदर, TT तो बोलो ना सर ये TTE तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऐसे। फिर जैसे रिजर्वेशन कराते हैं अपन, तो आता है ना, जैसे आपको रिजर्वेशन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो वो नंबर आता है कि जो अपन डालते हैं कि वो आपका वो नंबर बताओ, क्या नंबर बोलते हैं उसको, PNR, है ना, ये PNR। तो इसका नंबर क्या हो गया, अब तो पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन कैसे हो जाएगा, तो वो विरोधाभासी हो गया ना, पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये PNR का फुल फॉर्म होता है। फिर ये अंकों में होता है, तो कितने अंक का होता है, आधार कितने अंक का होता है अपने, तो ये कितने का होता है, तो देख लो अभी आपने PNR का फुल फॉर्म देखा ना करंट, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, केवल इसके अंदर अल्फ़ाबेट होते हैं, मतलब न्यूमर नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं इसमें। कितना डिजिट का होता है, 12 का होता है, 16 का, अच्छा 10 डिजिट, 10 का, उसमें कन्फ्यूजन होता है। आधार अपने 12 डिजिट है, ये 10 डिजिट, और केवल डिजिट से होता है, इसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है। मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक तो अपने जैसे पैन नंबर होता है BYK PM 9703K, जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों हों। अब आधार केवल न्यूमेरिक है, 12 अंक के, 3-3 के फ्रेज में जो चलता है। तो ऐसे टोकन तिमूर से थोड़ी बात ध्यान आ गई थी, तो ऐसे ही ध्यान रखा करो, मतलब छोटी मोटी चीज़ें अपन देखते रहते हैं, करते रहते हैं। SHO जैसे जो होता है पुलिस में, उसका क्या फुल फॉर्म होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऐसे छोटा मोटा। ऐसे अपन देखते हैं कि मशीन काम करी, थोड़ी देर रुक जाते हैं वहाँ पे, तो वो मशीन काम कर रही होती है, JCB बोलते हैं, नहीं बोला JCB काम कर, थोड़ी देर रुक के देखते हैं, येलो कलर की मशीन, अर्थ मूवर जिनको बोलते हैं, अर्दन मूवर्स, तो JCB का होता है, ढूंढना देते, मतलब जो जिसने ये कंपनी करी थी शुरुआत, उसका नाम है ही, ब्रिटेन का, जोसेफ क्राइसिल बेमफोर्ड, तो वो इस मशीन का जन्मदाता है। क्राइसिल है ना, मतलब ये मतलब इंजन्स बनाती है, जैसे बोइंग है अपने प्लेन का बनाती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। फिर तीसरी कंपनी ये मतलब मशीन इंजन बनाने वाली सी से जो है क्राइसिल, ब्रिटेन की कंपनी, जोसेफ क्राइसिल बेमफोर्ड, तो इसका जन्मदाता है ये मशीन का, ब्रिटेन से। तो ऐसे ही थोड़ा सा रुचि रखा करो तो समझ में आएगा सारा। कहीं भी जैसे छोटा मोटा देखो तो उसको देखो तो JCB करते हैं, यार जानो तो सही है JCB है क्या, फुल फॉर्म क्या है, तो उससे फिर थोड़ा थोड़ा देखोगे तो उससे रुचि, फिर आपकी नज़रें ढूंढने लग जाएंगी कि हाँ ये होती है। फिर जैसे इसमें देखते रहते हो आप, वो स्पॉटलाइट सुर्खियों में पढ़ते ही हो, तो उसमें आता ही रहता है, करता ही रहता है। जैसे अभी देखो 14 अगस्त वाला आपने सुना ही होगा, है कि नहीं है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का संबोधन, तो उसमें नमस्ते स्कीम बताई थी, बती कैसा सुनिए नमस्ते। तो अब ये देखा करो अभी नमस्ते क्या है गगन बताओ, फिर सुन के फिर क्या मतलब निकला। और फिर एक वो सूरज स्कीम बताई थी, ऐसे सूर्य घर अलग है और ये सूरज अलग है,
था उसके अंदर प्रधानमंत्री सूरज योजना। फिर वो गड़बड़ है तो देखो फिर किसान नहीं सुनी 13 तारीख वाली 14 तारीख वाली सुनी थी राष्ट्रपति का संबोधन। राष्ट्रपति वाला हिंदी में नहीं आया था तो नहीं हिंदी में है ना, कैसे नहीं है सुर्खियों में? इंग्लिश में ही आया। तो सुन लिया करो जिस दिन वो इंग्लिश में हो तो उसमें क्या है। और नहीं, और फिर क्या है कि जैसे वो तो गूगल के अंदर डालो वो तो वो स्क्रिप्ट आ जाती पूरी जो राष्ट्रपति ने पढ़ा था, उसको एक बार सर से निगाह से देख लेते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें उसके अंदर थी। एग्रीकल्चर नहीं है, ही है क्या है? नमस्ते, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सीवरेज इकोसिस्टम। भाई अभी क्या होता है, जैसे सीवरेज वगैरह मैनुअल साफ करने तो उसमें इंसान उतरता तो दम घुट जाता, और वैसे भी वो एथिकल नहीं है ह्यूमन राइट्स की तरफ से, तो आजकल रोबोट्स उतारे जाते हैं नीचे। तो ये है मैकेनाइज्ड सीवरेज, एस टी है ना, सीवरेज ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट सीवरेज का, ये सीवरेज इकोसिस्टम, वो सफाई वाला जो है, एसटीपी से कोई संबंध नहीं है इसका। नमस्ते, ये मैकेनाइज्ड सीवरेज इकोसिस्टम, सफाई का। और ये सूरज क्या है? सामाजिक उत्थान एवं रोजगार 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 उन्नति जन कल्याण, रोजगार एवं जन कल्याण, ऐसे तो है सामाजिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं रोजगार उन्नत जन कल्याण, रोजगार एवं जन कल्याण है शायद, ऐसे एवं रोजगार एवं जन कल्याण, सामाजिक उत्थान एवं रोजगार एवं दो बार नहीं आएगा, रोजगार उन्नत जन कल्याण, ऐसे है सूरज, ये दोनों उसी के अंदर वर्णन है। तो उसको देखा करो ऐसे, पीएम सूरज योजना, पीएम नमस्ते योजना, पीएम सूर्य घर, वो सोलर एनर्जी वाली सूर्य घर है वो, तो उसमें देखोगे यहाँ पे सब्सिडी कितने कितने पे, कि जैसे 1 किलोवाट पे कितनी है, 2 किलोवाट पे कितनी, 3 किलोवाट पे कितनी, एक पे 3000 है, तो पे 6000 है, इस वाले पे शायद 7800 कुछ है। पीएम जनगण जनमन या जल जीवन मिशन, 2 किलोवाट पे 60% और 2-3 किलोवाट पे लागत का 40% और लागत का 60%। अमाउंट में भी है वो, है ना। तो ऐसे इनको देखा करो तो चीज़ें समझ में आएगी, समझ गए। तो ये था अपना इसके अंदर, तो अपन ने ये देख लिया, कहाँ तक आ गए थे, 3 शासक तोगन तुम रिवीजन कर रहे थे अपन, ये आ गया। रेला किताब में उल्लेख किया 23 प्रांतों में बटा हुआ था, कश्मीर बलूचिस्तान हिस्सा नहीं बना कभी भी। सिंध में विद्रोह हुआ 1351 के अंदर, और वहीं पे उसको दबाने गए और वहाँ मृत्यु हो गई। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु को बदायूं कहता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। पतन का सबसे बड़ा कारण निजी व्यक्तित्व था, जल्दबाजी। अवशेषों पर दिल्ली सल्तनत के दक्षिण में के जो राज्य थे उन पे अवशेषों पर हरिहर बुका ने विजयनगर की स्थापना करी, और ब्राह्मी साम्राज्य की स्थापना हुई महाराष्ट्र दक्कन में, जहाँ देवगिरी दौलताबाद थी। ये ब्राह्मी, समझ गए, ये है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं फिरोजपुर। हाँ राजस्थान में आते हैं, लेकिन मतलब दिल्ली सल्तनत कालीन जो शासक है वो अपने ही है। ठीक, कौन सा? हाँ 3 जैसे नहीं आई ना, जैसे भारत, तो ये रामसर साइड तो पूरे भारत के अंदर ही फैली हुई, जैसे अपने भाई 83 हो गई अब टोटल। हाँ ईरान का शहर है जहाँ यहाँ सम्मेलन हुआ था, शायद 71 हाँ 1971 के अंदर हुआ। फिर 1972 में मैन विद बायोस्फीयर प्रोग्राम चला था MAB, और भारत में 83 हो गई। 82 में भारत में 82 में नहीं, साइट्स तो 85 हो गई टोटल 85 होगी, वो 2 मिल गई। अभी जैसे लेटेस्ट 3 जोड़ी गई, तो 2 तमिलनाडु की हैं, एक MP की है, वो अपने वो जो है ना कौन, तीवा तवा सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है, एक बार देखना, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की है, तावी की है, किसकी? तापी की। ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिरोज तुगलक। एक बार इसको रीडिंग लगा लो, पहले वालों को कन्फ्यूजन हो मुझे बताओ।